हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक्स का चैप्टर नंबर सेकंड। पहले अपन पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये चैप्टर तो सेकंड है, लेकिन अपन पहले इसको पढ़ लेते हैं क्योंकि इसके अंदर अपन सबसे पहले डीएनए को अच्छी तरीके से समझ लेंगे। उसके बाद अपन मेंडल वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर आपका बेसिक है। इसमें अपन डीएनए क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए का ट्रांसलेशन सब पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूलर बेसिस है क्या। इनहेरिटेंस ये सब कुछ आपने प्रीवियस में पढ़ ली होगी या पहले वाले चैप्टर में आएंगे, लेकिन आपको मैं एक बार बेसिक बता देता हूँ। आप पढ़ते हो सबसे पहले आनुवंशिकता। आनुवंशिकता का मतलब क्या होता है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, अपने आनुवंशिक लक्षण, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का संचारित होना, यह आनुवंशिकता है। अब ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन इनहेरिटेंस। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये प्रक्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? इस प्रक्रिया को ले एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक लक्षणों को ले जाने वाला पदार्थ है क्या? इसका जो मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, वो अपन इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले इसके बारे में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए कि मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है या फैट है, क्या है। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ये अपने इसी चैप्टर में आगे आएंगे, लेकिन अपन बाद में पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो उसका लास्ट में जाके पता चला कि भाई जो अपना जेनेटिक मटेरियल है ना, वो है न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल इसकी सबसे पहले डिस्कवरी की फ्रेडरिक मिस्टर ने 1869 में। ये आपको ये याद रखनी है, ये क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं, साइंटिस्ट का नाम डायरेक्ट पूछा जाता है और ये डायरेक्ट पूछी जाती है। ये चैप्टर वेटेज वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरियस अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक नीट, सीयूटी, इनमें इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में अप्रोक्स 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस अकेले चैप्टर से, जो कि बाकी चैप्टर्स की तुलना में बहुत ही ज्यादा वेटेज है। तो अपन शुरू से पढ़ते हैं कि सबसे पहले इस बारे में पता चला कि जो ये जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लिक एसिड्स है। अब अपन न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी किसने की, कब की, ये होता क्या है, किसका पॉलीमर है, सब कुछ अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी फ्रेडरिक मिस्टर ने की, जो अपनी मवाद को सिलाई होती है फर्स्ट ईयर में 1869 में की। न्यूक्लिक एसिड्स है क्या? आपने 11th में पढ़ा होगा न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, बायोमोलिक्यूल नामक चैप्टर में। ये है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है। देखिए जैसे हर एक जो अपने बायोमोलिक्यूल होते हैं ना, वो किसी ना किसी का बहुलक होते हैं। जैसे फैट है वो फैटी एसिड का बहुलक है, प्रोटीन है वो एमिनो एसिड का बहुलक है, कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज का बहुलक है। ऐसे न्यूक्लिक एसिड है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, मतलब ये इसकी एक मोनोमर यूनिट है। तो न्यूक्लिक एसिड एक मोनोमर है। बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड एक दूसरे के ऊपर नीचे व्यवस्थित होकर किसी पर्टिकुलर बंध द्वारा जुड़ के एक लंबी रेखीय श्रृंखला बनाते हैं। उसी श्रृंखला को अपन न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ये मिलके क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यही क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। अपन आगे जाके इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड के जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट क्या क्या है? नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट प्लस शुगर। और जो ये न्यूक्लिक एसिड्स है, इसके एग्जांपल कौन है? डीएनए एंड आरएनए। ये डीएनए एंड आरएनए एक तरह से न्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड को अपन क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लिक एसिड। तो जो न्यूक्लिक एसिड है उसके दो प्रकार है, एक तो डीएनए, एक आरएनए। अपन ये डीएनए और आरएनए पढ़ने जा रहे हैं। ये डीएनए एंड आरएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में अपन उसके कंपोनेंट पढ़ लेते हैं कि इसके घटक क्या क्या है। तो अपन घटक पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नाइट्रोजन बेस, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे शुगर, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे फॉस्फेट। ये तीनों किसी ना किसी बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ के एकलक इकाई बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड की। उसके बाद में सारे न्यूक्लियोटाइड एक बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़ते हैं, फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन जाएगी, उसी को अपन न्यूक्लिक एसिड बोल देंगे। अब अपन इसकी पूरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजनस बेस। मैं आपको वापस बताता हूं कि अपन पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड में होगा नाइट्रोजन बेस, फॉस्फेट प्लस शुगर। अपन इसमें सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस पढ़ने जा रहे हैं। वैसे 11th में बायोमोलिक्यूल का चैप्टर है, लेकिन अपन इसको वापस यहाँ पे कवर करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझ
नाइट्रोजनस बेस की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि नाइट्रोजनस बेस के टाइप्स कितने होते हैं। दो टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन, एक होते हैं पायरिमिडिन्स। ये इनके नाम इनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से दिए गए हैं। पायरिमिडिन्स में और प्यूरिन्स में अलग अलग रिंग होती है, अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स होते हैं, वो अपन अभी इसकी स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो पायरिमिडिन्स है वो कितने हैं? 3 है। कौन कौन से? साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन। ये मैं आपको शॉर्ट में CUT लिख रहा हूं, आपको इतना याद रखना है कि ये साइटोसिन, यूरेसिल, थायमीन। एंड प्यूरिन कौन कौन से है? ग्वानिन, एडेनिन। आपको यहां तक समझ में आ जाना चाहिए कि अपन ने अभी तक इतना ही पढ़ा है कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड किससे बना होता है, किसका पॉलीमर है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एंड नाइट्रोजन बेस कौन कौन से है। इतना आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन नाइट्रोजन बेस पढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस मैंने आपको बता दिया पहले कि ये दो प्रकार के होते हैं, एक पायरिमिडिन्स, एक प्यूरिन्स। पायरिमिडिन्स मैंने आपको बताया था कि इनमें इनके रिंग के हिसाब से इनको नाम दिए गए हैं। पायरिमिडिन्स में पायरिमिडिन रिंग पाई जाती है, पायरिमिडिन वल्ले पाई जाती है, जिसमें 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन होते हैं। और प्यूरिन्स में एक तो पायरिमिडिन रिंग जो आपने इसमें पढ़ी है वही होती है। इसके अलावा एक और रिंग होती है जिसका नाम है इमिडेजोल। इस रिंग में तो यही 2 नाइट्रोजन प्लस 4 कार्बन, और इसमें होते हैं 2 नाइट्रोजन प्लस 3 कार्बन। अब इनकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कौन से नाइट्रोजन कहाँ पे है, कार्बन कहाँ पे है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है। उसके बाद में अपन आगे पढ़ेंगे फॉस्फेट प्लस शुगर। तो आइए सबसे पहले अपन पायरिमिडिन्स पढ़ लेते हैं। पायरिमिडिन्स मैंने आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन। ये 3 पायरिमिडिन्स। प्यूरिन कितने हैं? 2। कौन कौन से? एक तो एडेनिन एंड एक ग्वानिन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पायरिमिडिन्स में साइटोसिन की स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है ये साइटोसिन की है। इसमें 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। इसके अलावा आपको इनकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है। यह नाइट्रोजन जो है इसकी वैलेंसी होती है 3। आपको देखिए इसमें 3 डबल बॉन्ड आएंगे। सिंपली याद रखना, हर स्ट्रक्चर में इसमें जो पायरिमिडिन्स है इनमें 3 डबल बॉन्ड आएंगे। यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया, उसके अलावा अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। तो ना आप इधर डबल बॉन्ड लगा सकते हो, ना आप इधर डबल बॉन्ड लगा सकते हो। आपको यहाँ लगाना है, उसके बाद एक छोड़ के यहाँ लगाना है। एक सिंपली याद रखना, ठीक है। इसके अलावा आप बार बार डायरेक्ट याद रखना। ये जो स्ट्रक्चर है ये साइटोसिन। इसके अलावा आगे जो 2 स्ट्रक्चर और है, यूरेसिल एंड थायमीन, वो पढ़ेंगे। देखिए सेम स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन एंड कार्बन की नंबरिंग करते हैं इसमें। सबसे पहले बता दो, ये स्ट्रक्चर जो है इसमें आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ तक की स्ट्रक्चर सारी सेम है। इसमें डिफरेंस है यहाँ पे कि जो NH2 है इसकी जगह आपको डबल बॉन्ड O लगाना है। अब इसके बाद वापस आपको डबल बॉन्ड लगाने हैं, तो डबल बॉन्ड आप कहाँ लगाओगे? यहाँ आप लगा नहीं सकते, कार्बन की वापस वैलेंसी 5 हो जाएगी। यहाँ लगाओगे तो भी कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, यहाँ लगा दो आप। अब इसके बाद में नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी करने के लिए आप एक एक हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ दो। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो गई, इसकी भी 3 हो गई, सारे कार्बन की वैलेंसी 4 है। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें आप नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि नंबरिंग करते हैं वो एक पहले से फिक्स नंबरिंग है, अपन इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसमें जो नंबरिंग की गई है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और इस नाइट्रोजन से की गई है। इस नाइट्रोजन को 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, इसको 6 नंबर। ये जो इसकी पायरिमिडिन्स की जो तीनों स्ट्रक्चर है, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमीन, उसमें सेम नंबरिंग चलेगी। तो आपको याद रखना है कि 1 नंबर वाला नाइट्रोजन कौन सा है? जो एकदम बेस में है। उसके अलावा इसमें भी ये नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये डायरेक्शन कौन सी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। ये साइटोसिन हो गया एंड ये यूरेसिल हो गया। इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं थायमीन। देखिए थायमीन में जो यूरेसिल है ना, उसमें आप जो इधर मिथाइल ग्रुप जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा? थायमीन बन जाएगा। मिथाइल ग्रुप किसको बोलते हैं अपन? CH3 को। यह है थायमीन। तो आप अगर यूरेसिल से थायमीन बनाना चाहो तो आपको क्या करना पड़ेगा? मिथाइलेशन। क्या करना पड़ेगा?
तो अपन इस थायमिन को मिथाइलेटेड यूरेसिल भी बोल सकते हैं। ये यूरेसिल है, अगर इसमें यहाँ पे मैं मिथाइल ग्रुप जोड़ दूं तो उसको अपन थायमिन बोल देंगे। तो इसका एक दूसरा नाम क्या हो जाएगा, मिथाइलेटेड यूरेसिल। क्यों? क्योंकि सिर्फ इन दोनों स्ट्रक्चर में किसका अंतर है, इस मिथाइल ग्रुप का अंतर है। मिथाइल ग्रुप अगर आप इस यूरेसिल में जोड़ दो तो वो थायमिन बन जाएगा। ठीक है, तो साइटोसिन में अगर आप डीएमिनेशन ऑक्सीडेशन कर दोगे, डीएमिनेशन मतलब NH2 ग्रुप को एमिन ग्रुप बोलते हैं। तो अगर आप NH2 ग्रुप हटा दोगे मतलब डीएमिनेशन, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जोड़ दोगे, तो इसका अगर आप डीएमिनेशन ऑक्सीडेशन करोगे तो यूरेसिल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों में ये साइटोसिन जो है ये आपके डीएनए में पाया जाएगा एंड आरएनए में पाया जाएगा। ये कॉमन है, डीएनए एंड आरएनए दोनों में। ये जो एडेनिन एंड ग्वानिन है ये भी दोनों में, आरएनए में पाए जाएंगे एंड डीएनए में पाए जाएंगे। इन दोनों का इनकी सेम स्ट्रक्चर होती है। इनमें सब में डीएनए में भी 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, आरएनए में भी 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। मैं बोल रहा हूँ 4 प्रकार के, 4 नहीं सिर्फ वो होते बहुत सारे हैं लेकिन वो 4 ही प्रकार के होते हैं, वो रिपीट होते जाते हैं। तो 4 प्रकार कौन कौन से होंगे, जो आरएनए में होगा साइटोसिन होगा, एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा। ये आरएनए में भी होंगे, डीएनए में भी होंगे। लेकिन जो ये दो है इनमें से एक आरएनए में होगा और एक डीएनए में होगा। इन दोनों में एक जो है मेन अंतर यही है। तो जो यूरेसिल है वो किसमें होता है, आरएनए में, एंड जो थायमिन है वो किसमें होता है, डीएनए में। आपको मैं बोल रहा हूं, आप आगे जाके पढ़ोगे कि डीएनए मोस्ट स्टेबल है, आरएनए से ज्यादा स्टेबल है डीएनए। उसकी स्ट्रक्चर से आप उसकी स्ट्रक्चर से इसकी एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। कैसे कि इसमें एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है और इस मिथाइल ग्रुप की वजह से डीएनए का स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले जो अपन बताते हैं कि डीएनए की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है, उसका एक कारण ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो आपने पढ़ लिया साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। यूरेसिल किसमें होता है, आरएनए में। थायमिन किसमें होता है, डीएनए में। बाकी जो ये तीनों है वो दोनों में कॉमन पाए जाते हैं। ठीक है, ये अपन ने इसकी जो पायरिमिडिन्स है, नाइट्रोजन बेस का एक प्रकार पायरिमिडिन्स है, इनके जो तीनों नाइट्रोजन बेस है इनकी स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं आगे आपको प्यूरिन पढ़ा देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आगे अपन पढ़ते हैं प्यूरिन की स्ट्रक्चर। प्यूरिन में मैंने आपको दो बताए थे, एडेनिन एंड ग्वानिन। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एडेनिन की स्ट्रक्चर। ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर बनी हुई है वो एडेनिन की है। तो एडेनिन में मैंने आपको बताया था दो रिंग होगी। एक जो ये रिंग है इसको अपन पायरिमिडिन बोलेंगे, ये जो रिंग होगी इसको अपन बोलेंगे इमिडेजोल। अब मैंने बताया था ये तो सेम रिंग वैसी की वैसी है। इसमें आपने सीखा है कि 2 नाइट्रोजन 3 कार्बन, ये 2 नाइट्रोजन 1 2 3 कार्बन। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो नंबरिंग है वो थोड़ा अलग है। इसमें जो नंबरिंग है वो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक नंबर इस नाइट्रोजन को दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बोलोगे सर ये नंबरिंग किस काम की है? ये नंबरिंग काम आएगी जब आगे अपन बॉन्ड बनाएंगे। ये जैसे कि इसमें 9th नंबर पे जो नाइट्रोजन है उसका हाइड्रोजन हटेगा, एंड जो अपन ने पहले पायरिमिडिन्स पढ़े हैं उनमें जो अपन ने बेस वाले नाइट्रोजन को 1 नंबर दिया था, इसमें जो हाइड्रोजन था वो बॉन्ड बनाने में काम आता है। इनमें जो 9th नंबर का नाइट्रोजन है उसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में काम आता है। ठीक है, ये एडेनिन की स्ट्रक्चर है, आपको इसको याद रखना है। इसमें अगर वैसे आपने 12th के सिलेबस में काम का नहीं है, लेकिन आप 11th में इसको पढ़ोगे। 11th में आपने पढ़ लिया है पहले। इसके अलावा ये कई बार डायरेक्ट जो बोर्ड के एग्जाम्स में पूछ भी ली जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनकी स्ट्रक्चर कभी नहीं पूछी जाती। हाँ, ये से हो सकता है कि आपको प्यूरिन बता दी जाए और उनमें आपको डायरेक्ट पूछ ली जाए कि प्यूरिन है या पायरिमिडिन। तो आपको उसमें सबसे पहले प्यूरिन और पायरिमिडिन को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको देखना होगा कि 2 रिंग है क्या। 2 रिंग है तो प्यूरिन होंगे डायरेक्ट। अब प्यूरिन में भी एडेनिन एंड ग्वानिन पूछ ले डायरेक्ट कि एडेनिन कौन सा है, ग्वानिन कौन सा है। तो उसके लिए आपको इसमें दोनों में कौन सा बॉन्ड है, कौन से कंपाउंड में कौन से ग्रुप जुड़े हुए हैं, वो सारा देखना है। अब अपन आगे पढ़ते हैं ग्वानिन। देखिए जो इनकी बेस है वो सेम है। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं आगे कि इसमें जो यहाँ पे एमीन ग्रुप है उसके जगह आ जाएगा ऑक्सीजन। ये जो यहाँ पे ऑक्सीजन, देखो एक ट्रिक है कि डबल बॉन्ड O आएगा एंड इसको यहाँ से भगा देगा, ये भागेगा इधर से कूद के, तो इसको यहाँ पे जगह खाली दिखेगी, ये यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे NH2। इसके अलावा यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन। नंबरिंग इसकी सेम रहेगी। अब
मैं आपको ट्रिक बता दूं, ये है ग्वानिन। तो 5 नाइट्रोजन बेस अपने पढ़ लिए, ये दोनों में पाए जाएंगे, डीएनए एंड आरएनए। तो मैं आपको बताता हूँ आगे, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पे आएगा। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसकी ट्रिक क्या है, इनको याद रखने की। तो एक ट्रिक तो है कि कट द पूरा, लास्ट में क्या है, पूरा। इस पूरा से आप याद रखिए प्यूरिन। प्यूरिन कौन से है, तो इसके पास में कौन से, ये दो, जी ए, जी मतलब ग्वानिन, ए मतलब एडेनिन। तो आपको अगर याद रखना हो कि प्यूरिन कौन से है, तो आप फिर क्या याद करना, कट गा पूरा। तो जो लास्ट में है पूरा, उसका मतलब प्यूरिन, और उसके पास वाले ग्वानिन एडेनिन, ये क्या है, प्यूरिन। ये जो कट है सी यू टी, ये कौन बच गए, जो पायरिमिडिन्स। और पायरिमिडिन्स कौन कौन से, सी मतलब साइटोसिन, यू मतलब यूरिसिन एंड टी मतलब थायमिन। तो ये यहाँ तक अपने नाइट्रोजन बेस पढ़ लिया है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फॉस्फेट, उसके बाद में शुगर, एंड फिर इन तीनों के बीच में बॉन्ड बना के न्यूक्लियोटाइड बना देंगे। यहाँ तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।